And welcome back in this particular video lecture. In this video lecture, we'll study about a very important and required topic, that is periodic table, which is very important in chemistry. So in this particular video lecture, we'll study about the origin of periodic table. Then after that, which are the scientists actually they tried to develop the periodic table, and then after that we'll study the what are the periods, what are the groups, and which families are present in the periodic table. Okay, so let us start to study the periodic table. So students, why is the periodic table important to me or somebody? So we know that periodic table, it has 118 elements present in it. Okay, so that's why if we want or somebody wants the complete information of all the elements at one place, so we will get that from the periodic table only. So देखिए बच्चों, जो periodic table होता है उस periodic table के अंदर हमें पता है कि 118 जो elements हैं जो कि अभी तक पाए गए हैं, वो सारे के सारे 118 elements सिस्टमेटिकली periodic table के अंदर रखे हैं. ठीक है, और अगर हमें ये सारे के सारे जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी जो एलिमेंट होता है जिसके हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें अगर किसी एक जगह पर मिल सकती है तो वो कौन सी जगह है, वो है पीरियोडिक टेबल. सो दैट्स वाई पीरियोडिक टेबल इज़ अ मोस्ट यूजफुल टूल टू अ केमिस्ट और टू अ पर्सन हु स्टडिंग केमिस्ट्री. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है ये बहुत ही यूजफुल टूल है एक केमिस्ट के लिए, या जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10th तक की केमिस्ट्री हो या फिर कॉलेज लेवल की केमिस्ट्री हो. तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल का पता होना, उसकी स्टडी उनको करना बहुत ज़रूरी होता है. पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है एक्चुअली उसके पहले, पीरियोडिक टेबल के पहले क्या कंडीशन थी केमिस्ट्री के अंदर, मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज, जैसे स्लाइड में दिया है, प्री पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री. तो देखिए पीरियोडिक टेबल के पहले केमिस्ट्री कैसी हो सकती है, तो वो पूरी तरह से यानी कि वहाँ पर कंफ्यूजन होगा. इट मीन्स इट वाज अ मेस, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स मिले थे, है ना, इट वाज अ मेस, यानी कि पूरा कंफ्यूजन होगा. यानी कि सब वहाँ पर जो एलिमेंट्स जितने भी होंगे उस समय, वो उनके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार रखे हैं नहीं रखे, ये कुछ पता नहीं है. कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखा है ये भी हमें पता नहीं चलेगा. ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स का प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इसका ही मतलब इट वाज अ मेस. ओके, और देखिए अगर ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अगर एलिमेंट्स का नहीं है, तो हम प्रॉपर एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन सीधे जा कर के उस पीरियोडिक टेबल के अंदर से नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर तो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल नहीं था पहले, तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट जाता है. जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रॉसरी स्टोर है ना, या किराना दुकान है या फिर मॉल है. उस मॉल में या सुपर मार्केट है, उस सुपर मार्केट में अगर हम जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें अगर ख़रीदनी है, अगर वो चीज़ें उनके प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर रखी अगर नहीं होगी, तो फिर हमें बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो चीज़ें अगर प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर रखी होगी तो हमें बहुत आसान जाएगा, है ना, वो चीज़ लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. तो इसी तरह से जो प्री पीरियोडिक टेबल सिचुएशन थी, जितने भी एलिमेंट्स थे वो कहीं पर भी ऐसे एक ग्रुप में या किसी एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, टेबल के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था. तो इसलिए उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती थी उस समय. तो इसलिए जितने भी एलिमेंट्स मिले थे उनको उनके प्रॉपर प्लेसेस में रखने के लिए एक चार्ट बनाया गया या एक टेबल बनाया गया. ठीक है, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने एक पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रखने की कोशिश की, और उनके उनके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार या उनके जो भी रिएक्टिंग उनकी एक्टिविटी होती है उसके अनुसार उन्होंने उन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर जगह पर, जिसको पीरियोडिक टेबल हम कहेंगे, उसके अंदर रखने की कोशिश की. तो इसमें सबसे पहले जो था वो था एक्चुअली डोबे राइनर्स. ठीक है, तो ये जो डोबे राइनर है, एक्चुअली दिस डोबे राइनर he kept the elements in groups, actually in the group of 3, मीन्स 3 एलिमेंट्स इसने क्या किए जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं. ऐसे एलिमेंट्स की जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसने कलेक्ट किए और 3 एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बनाया.
और उसके अंदर उसने ये पाया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है, उस मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट एक्चुअली जो एवरेज होगा, जो दो एलिमेंट्स साइड में रखे होंगे, उन दो एलिमेंट्स का जो भी एवरेज निकलेगा उस एवरेज के जितना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स हैं। उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इन तीन एलिमेंट्स को रखा था, और ये तीन एलिमेंट है इसलिए इसको डोबेराइनस ट्राइड्स ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से उसने और भी कई सारे एलिमेंट्स जिनकी की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उनको ट्राइड्स में रखा था। यानी कि तीन एलिमेंट्स एक साथ में रखे थे जिनके की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और उसको उसने नाम दिया ट्राइड्स। ठीक है, और उसने ये बात बताई वहाँ पर कि जो इन तीनों में से मिडल एलिमेंट होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में सोडियम है, तो सोडियम का जो भी एटॉमिक वेट है दैट इज़ 23, तो ये अरिथमेटिक एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। किसका मीन है? अरिथमेटिक एवरेज या मीन प्रॉपर वर्ड है वहाँ पर। ये अरिथमेटिक मीन है। किस चीज़ का अरिथमेटिक मीन है? जो भी एटॉमिक वेट है दो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स के, जैसे कि लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम का है एटॉमिक वेट 7 और पोटेशियम का है 39। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 39 और 7, तो वो कितना बनेगा? दैट विल बिकम 46। और उसका अगर हमें मीन लेना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो 46 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 23, है ना। सो 46 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 23। तो ये 23 क्या है? एक्चुअली इट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से उसने अपने ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कहा कि जो मिडल एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 23। सो इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट्स दैट इज लिथियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है कि सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, और ये 23 जो है मिडल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक वेट है एक्चुअली ये अरिथमेटिक मीन है, एक पर्टिकुलर एवरेज है। किस चीज़ का एवरेज है? दो और जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर उस ट्राइड के अंदर, यानी कि यहाँ पर देखिए लिथियम है, उसका एटॉमिक वेट 7 और पोटेशियम है, उसका एटॉमिक वेट 39। तो ये दोनों का एडिशन करके जो हम वहाँ पर मीन निकालते हैं डिवाइडेड बाई 2 करके, तो उतना जो आंसर आएगा, सो दैट आंसर इट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ दैट मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम। ओके, 23। तो आप ये इसका मीन निकाल सकते हो। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, इसका मीन अगर आप निकालोगे तो वो मीन जो आएगा, सो दैट मीन इट विल बी इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम दैट विल बी 23। ओके, तो ये डोबेराइनर्स ने इस तरह के अपने ट्राइड्स दिए, लेकिन वो कुछ ही एलिमेंट्स के ट्राइड्स वहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किए। बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में वो कुछ यानी कि अच्छी तरह से बता नहीं पाया। और भी कुछ जो चीज़ें थी वो इस ट्राइड्स, डोबेराइनर्स ट्राइड्स जो पीरियोडिक टेबल उसने पर्टिकुलर बनाया था उसके अंदर बराबर उसने एक्सप्लेन करके नहीं रखी थी। तो इसलिए ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये इस पीरियोडिक टेबल को उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद में जो दूसरा साइंटिस्ट है दैट इज़ न्यूलैंड्स, तो ये न्यूलैंड ने क्या किया? इसने लॉज ऑफ ऑक्टेव्स बनाए। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, इस तरह का उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो जॉन न्यूलैंड जो है इसने हर 8वां जो एलिमेंट है, वो हर 8वां एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पहले एलिमेंट के जैसी होती है, इस तरह से इसने बताया। मीन्स जॉन न्यूलैंड्स नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट showed similar chemical and physical properties when the elements are placed in the order of their atomic masses। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे, इसको अगर अच्छी तरह से समझना है तो जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स के अनुसार रखा एक टेबल के अंदर। ठीक है, और उनके एटॉमिक मासेस के अनुसार रखने के बाद में उसने ये पाया कि हर 8वां एलिमेंट जो है, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके साथ में मैच हो रही है। यानी कि पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है
ऐसा उसने बताया। ठीक है, सो एक्चुअली दिस ऑक्टेव्स, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ न्यूलैंड, इन दिस whatever periodic table he made, in that periodic table he kept elements according to their atomic mass. What is the definition of atomic mass? So it is the sum of proton and neutron present in the nucleus. Okay, so he kept all the elements according to their atomic masses, and then after that he observed that means eighth element, each eighth element, it is having the similar properties with the first element in that periodic table. Okay, so I think you understood this Newland's laws of octave. So here these are the examples. So this is below Newland's octave. So you can see here this hydrogen, then after that lithium, gallium, boron. So all these elements are kept here, and here two separate in these tables examples are given here, that is lithium, sodium and potassium. So now see lithium, actually here it is lithium, you can see on the second shell or column, here it is lithium. So lithium, the properties of lithium, that will be similar to the properties of sodium, which is just below in the same column to that lithium, and the properties of sodium, it will be similar to the properties of potassium, because this potassium, it comes on the 8th place from the sodium. So that's why the properties of lithium, sodium and potassium, as they are on the 8th place with each other, their properties will be similar. So it is called as the rule of octaves or laws of octaves, which was given by न्यूलैंड्स. ठीक है, तो जो न्यूलैंड है इसने क्या किया कि जो एलिमेंट्स उनके एटॉमिक मासेस के अनुसार रखे थे, तो उसमें उसने पाया कि फॉर एग्जांपल लिथियम है, तो लिथियम से सीधा अगर 8वीं पोजीशन वाला अगर हम एलिमेंट देखेंगे तो वो कौन सा आता है, सोडियम. तो सोडियम के और लिथियम के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, इस तरह से उसने बताया. उसी तरह से सोडियम से अगर हम गिनेंगे यहाँ पर, इफ़ वी काउंट फ्रॉम सोडियम, सोडियम से काउंट करेंगे तो पोटेशियम 8वीं पोजीशन पर आता है. तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, इस तरह से इसने न्यूलैंड ने बताया. ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक टेबल था, लेकिन इसमें भी कुछ एलिमेंट्स जो थे उन एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, इसलिए ये भी पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिक टेबल उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ. उसके बाद में देखिए दिमित्री मेंडेलीव जो है, एक्चुअली वो स्लाइड पीछे छूट गई है, अभी सामने नहीं ला सकता मैं उसको. सो दिमित्री मेंडेलीव जो है, इस साइंटिस्ट ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया. तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने क्या किया, मेंडेलीव ने जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अनुसार रखा. ठीक है, और ये एटॉमिक मासेस के अनुसार रखने के बाद में उसने एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाया. तो ये जो पीरियोडिक टेबल उसने एटॉमिक मासेस के अनुसार जो बनाया था, एक्चुअली वो बहुत करीब था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जो कि अभी हम जो रिफ़र करते हैं उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वो बहुत करीब था. उसने एटॉमिक मासेस के अनुसार एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर रखा था. ठीक है, मेंडेलीव ने. उसके बाद में उसने करेक्शन किया और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, वो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान में रखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार रखे गए हैं, उनके एटॉमिक मास के अनुसार नहीं रखे गए हैं. सो ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट वी रिफर टुडे, so all the elements are present according to their atomic numbers, not by their atomic masses. Okay, so the elements are put in rows by increasing atomic number. इस स्लाइड में लिखा है. तो देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये यहाँ पर आगे की जो पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई पड़ रही है, इसमें हमें समझ में आता है. तो इसमें देखिए 7 इसमें रोज होते हैं, 7 रोज है. रोज समझ में आता है ना, रोज. ठीक है, 7 रोज इसमें होते हैं. तो इन 7 रोज को पीरियड कहा जाता है. जो 7 रोज, इनको क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है. और इसमें 18 कॉलम्स हैं, खड़े कॉलम होते हैं ना, खड़े. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होती है, खड़े क्या होते हैं, यानी कि वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. तो ये जो कॉलम्स हैं, खड़े कॉलम्स,
तो ये 18 कॉलम्स इस पीरियोडिक टेबल, और इन कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। इन कॉलम्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। ठीक है, तो 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको कहा जाता है पीरियड, और जो 18 जो कॉलम्स होते हैं, खड़े कॉलम्स है, उनको कहा जाता है ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, तो अभी देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार रखे गए हैं, और इन्होंने कुछ जो यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हैं वो उनकी फैमिलीज बन गई हैं। ग्रुप्स यानी कि जो कॉलम्स बनाए हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स एक्चुअली उस फैमिली के मेंबर्स है। इस तरह से आप कह सकते हो एक फैमिली उनकी वहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिलीज बन चुकी है और कौन कौन से यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला रेड कलर वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है कॉलम, तो इसको कहा जाता है अल्कली मेटल एलिमेंट्स, और ये शुरू होता है एक्चुअली हाइड्रोजन से। अल्कली मेटल एलिमेंट्स है ये पहला जो कॉलम है, इनको अल्कली मेटल एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अल्कली मेटल एलिमेंट्स जो है इनसे ही फिर अल्कलीज हम तैयार कर सकते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर से ये पाए जाते हैं। ठीक है, अल्कली एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, पहला जो ग्रुप है। और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, यानी कि पहले जो 2 कॉलम्स है रेड वाला और ये जो थोड़ा सा ये जो येलो कलर वाला दिखाई पड़ रहा है डार्क, ठीक है, ये वाला, ये दोनों भी कॉलम्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट पहले 2 कॉलम को क्यों कहा जाता है? पहले जो 2 कॉलम है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके एस ऑर्बिट के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ दैट एटम, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी उसके बाद में ये जो पूरा पीला कलर दिखाई पड़ रहा है, फेंट पीला कलर बीच वाला, तो इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन मेटल्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो पीला कलर है सारा का सारा, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से भी कहा जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से भी कहा जाता है। सो एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इट एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल ऑफ दोज एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, देन आफ्टर दैट चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ इस पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पर आपको हरे कलर का ये कॉलम दिखाई पड़ रहा है, ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस हरे कलर के ग्रुप को हरे कलर से लेकर के इधर जो यहाँ पर पर्पल कलर का जो ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, कॉलम दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तक, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है, ठीक है, कॉलम्स या ग्रुप्स, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो पहले 2 कॉलम जो है इनको एस ब्लॉक, बाकी फिर 3 से लेकर के 12 तक, यानी कि ये पीला कलर जो आपको दिखाई पड़ रहा है फेंट येलो कलर, तो 3 से लेकर के 12 ये कॉलम है, 3 से लेकर के 12 कॉलम्स है, तो उनको क्या कहा जाता है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से लेकर के उसके बाद में 18 तक जो एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो दो तीन वहाँ पर रोज दिखाई पड़ रही है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो रोज है उनको कहा जाता है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स उनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए अभी अगली स्लाइड ओपन हो चुकी है कि ग्रुप्स हियर्स वेयर द पीरियोडिक टेबल गेट्स यूजफुल। ठीक है, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इस तरह से जो ये पीरियोडिक टेबल बन चुका है उसमें ये ग्रुप्स बने, यानी कि खड़े कॉलम बने हैं, और उन खड़े कॉलम्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि ये एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार रखे हैं। ठीक है, और वहाँ पर कितने 18 कॉलम्स हैं ना, 18 ग्रुप्स हैं,
तो उन 18 ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हम आगे देखेंगे उनको एक वन बाय वन अच्छी तरह से समझेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज सिमिलर आ चुके हैं, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। ठीक है, तो देखिए अभी उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हर एक एलिमेंट के, हर एक ग्रुप के अंदर के हर एक एलिमेंट के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या है उसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन। तो उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हर एक एलिमेंट की सेम होती है। ठीक है, इसलिए उनके प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। दे विल फॉर्म द सेम काइंड्स ऑफ आयंस, वो आयंस भी सेम बनाते हैं। ठीक है, आयंस भी सेम बनाते हैं, इसका मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे तो बाकी के सारे जो एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर वो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सारे के सारे उस ग्रुप के अंदर के एलिमेंट्स सेम काइंड्स ऑफ आयंस वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, या फिर बनाते हैं। देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि अभी उसका यहाँ पर रेफरेंस आ चुका है। सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि उस एटम के एकदम आखिरी जो शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, then after that an atom is stable when it has 8 electrons in its outermost shell। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके, किसी भी तरह से वो एटम जब 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में लाता है तो उस समय वो स्टेबल बन जाता है। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ध्यान में रखिए, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है। कंडीशन ये है कि 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन न दे सकता है, 3 के ऊपर न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये कंडीशन को ध्यान में रखो। कोई भी एटम 3 के ऊपर न इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या कोई भी एटम 3 के अंदर या 3 के नीचे इलेक्ट्रॉन, 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन न दे सकता है, या फिर 3 के नीचे वो इलेक्ट्रॉन 3 के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन 3 के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं देगा कोई भी एटम। ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसको देना हो तो 4 के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन तक ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, चौथा इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेगा। ठीक है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम न देगा न लेगा, सिर्फ 3 तक वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी कहा, ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं इसका मतलब वो स्टेबल हो जाते हैं। या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 के ऊपर उन्हें इलेक्ट्रॉन वो न दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, 3 के ऊपर, तो इस तरह से वो एटम स्टेबल हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। उसके बाद में देखिए ये वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स है। सोडियम एटम एग्जाम्पल है समझने के लिए। जो सोडियम एटम है इसका एग्जाम्पल लेंगे। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसका यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो पहला सर्कल है रेड, यहाँ पर जो डॉट दिखाई पड़ रहा है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद में जो पहला सर्कल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नीले कलर के दिखाई पड़ रहे होंगे। उसके बाद में जो दूसरा सर्कल है उसको हम शेल कहते हैं एक्चुअली सर्कल को, तो वो वहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद में जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर, यानी कि सर्कल है या शेल उसको कहिए आप। ठीक है, तो उसके अंदर एक नीले कलर का इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई पड़ रहा है उसको ही हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम एटम जो है वो इसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन देना। एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो फिर ये बाहर वाला जो शेल है वो निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में। तो फिर कौन सा शेल बचेगा, ये जो अंदर वाला सेकंड शेल है वो बचेगा यहाँ पर, और वो बन जाएगा फिर मोस्ट शेल। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके इसका मतलब सोडियम एटम स्टेबल हो जाता है, यानी प्लस आयन की फॉर्म में वो
स्टेबल हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ आयन में और वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है उसका। उसके बाद में देखिए क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्लोरीन एक्चुअली देखिए इसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन आइटम का। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 17 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे नीले डॉट से। ये तो सेंटर वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि रेड और पीले कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उससे बना हुआ है। और ये नीले कलर के जो डॉट्स है पहले सर्कल में, शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरा शेल है आउटर मोस्ट शेल उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 + 8 10 और बाकी के बचे हुए आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन आइटम में होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं, सबसे लास्ट वाले शेल में। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नीले कलर के, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए इसको अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करवाना हो तो 7 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान रहेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा? तो क्लोरीन आइटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा। वैसे भी कंडीशन क्या है कि कोई भी आइटम अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर न दे सकता है न 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन उसको लेना आसान होगा, न बल्कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना। वैसे भी वो 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए, क्लोरीन आइटम के लिए आसान होगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन आइटम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है आउटर मोस्ट शेल में। तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 7 + 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 शेल में बन जाएंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया बाहर से, इसका मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl- आयन में और इसी पोजीशन में वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब उसका हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं अभी फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसके पहले आपको वैलेंसी, उसके बाद में ऑक्टेट रूल समझ में आ चुका है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो समझ में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं और उस सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी फैमिलीज़ कौन कौन सी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो कॉलम्स है, पहले 2 कॉलम एस ब्लॉक, बीच वाला जो है उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और जो राइट हैंड साइड वाले जो है कॉलम्स, ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक, उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो 2 रोज है उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ कैसी बनी है, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे ये फैमिलीज़ बनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये सेपरेट पोजीशन पर है किसी भी पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हो। चाहे तो आप उसको अल्कली मेटल्स में रख सकते हो, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा सेपरेट पोजीशन पर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। यानी कि मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल की भी, यानी कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही है, दिख रही है। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट पोजीशन में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अल्कली मेटल। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 2 जो कॉलम्स है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इनके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ये सारे जो कॉलम्स है, जो ग्रुप्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल फैमिली आप इसको इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो अल्कली मेटल्स है, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और तुरंत वो कंबाइन हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ में। जो भी उनके सराउंडिंग में जो भी केमिकल होंगे उनके साथ में वो तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि सोडियम मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं। ये सॉफ्ट भी होते हैं, मेटल है लेकिन सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, और इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। देखिए अभी इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ निमोनिक यानी कि कुछ हिंट वहाँ पर बनानी पड़ती है। तो मैं इसको किस तरह से ध्यान में रखता हूँ, देखिए यहाँ पर लीना लीना के रब लीना के रब की फरियाद, इस तरह से मैं आप इसको ध्यान में रखता हूँ। क्या कैसे ध्यान में रखता हूँ, लीना लीना की रब से फरियाद, इस तरह से मैं इसके ध्यान में रखता हूँ। यानी कि
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तरह से अल्किल मेटल्स को मैं ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगली फैमिली, दैट इज जो अगली फैमिली है वो है सीधे हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं। जो अगली फैमिली है वो अगली फैमिली है एक्चुअली अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टरबेंस आ चुका है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे जो अगली फैमिली है एक्चुअली अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस यहाँ पर आ गया है। सो दिस इज़ अल्कली मेटल, ओके। और उसके बाद में देखते हैं ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी लोड हो रहा है और देख ही लेते हैं एक बार कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरी तरह से जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, उसके बाद में बेरियम और रेडियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सेकंड कॉलम है, सेकंड ग्रुप है, सेकंड कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल। रिएक्टिव मेटल्स है ये भी। ठीक है, और नॉन मेटल के साथ में तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं और नॉन मेटल के साथ में तुरंत रिएक्ट होने के बाद में MgO जैसे ये कंपाउंड, MgCl2 जैसे कंपाउंड वहाँ पर वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? Be यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट्स है किसमें? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं ध्यान में कैसे रखता हूँ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से मैं इसको ध्यान में रखता हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा यानी के BE यानी के बेरिलियम, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR और बाप यानी के BA और राजी यानी के RA दैट इज़ रेडियम। तो इस तरह से मैं इसको ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में है ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स एक्चुअली 3 से लेकर के कॉलम 12 तक जो कॉलम है ग्रुप है उसके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ये D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव और हार्ड मेटल होते हैं बहुत, तो इसलिए इनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में बहुत यूज़ होता है हार्ड मेटल होने की वजह से। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर टंगस्टन है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, सारे के सारे मेटल जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। ये D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्टिनाइट्स एंड लैंथेनाइट्स आल्सो। तो लैंथेनाइट्स सॉरी, तो एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइड ये दो सीरीज़ है। एक्टिनाइड एक्टिनियम से शुरू होता है और लैंथेनाइड लैंथनम से शुरू होता है एलिमेंट से, इसलिए उनको एक्टिनाइड और लैंथेनाइड शुरू कहते हैं। इतना भी हम डीप में नहीं जाएंगे इसके बारे में, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। उसके बाद में ये शुरू हो गया अभी यहाँ पर से P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 18, सो दोज आर कॉल्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 13 जो कॉलम है ग्रुप है इसके अंदर बोरॉन फैमिली है। और बोरॉन फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, Ga यानी कि गैलियम है, इंडियम है, आयन यानी कि इंडियम है और ये थैलियम है। ठीक है, तो अभी मैं इस फैमिली को किस तरह से ध्यान में रखता हूँ? बाल गंगाधर इंडियन थे, इस तरह से इस फैमिली को ध्यान में रखता हूँ। बाल गंगाधर इंडियन थे यानी कि बाल BAL दैट इज़ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, गंगाधर यानी कि Ga, इंडियन यानी कि इंडियम और थे यानी कि थैलियम TH। तो इस तरह से इस बोरॉन फैमिली को मैं ध्यान में रखता हूँ। एल्यूमिनियम मेटल वाज वंस वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव, नॉट डिस्पोजल मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल एक्चुअली इसका बहुत इंजीनियरिंग में अभी एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है एल्यूमिनियम मेटल का, जो कि रिप्लेस उसने कर दिया है आयरन मेटल को, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लाइट इन वेट होता है। इसलिए ये एल्यूमिनियम मेटल जो कि बोरॉन फैमिली में है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी फैमिली है दैट इज़ कार्बन फैमिली। ये 14th फैमिली है, 14 ग्रुप फैमिली है।
ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड यानी कि पीबी। ठीक है, तो इसको किस तरह से मैं ध्यान में रखता हूँ एलिमेंट्स को, मेंबर्स को? कैसी जिंदगी सनम पढ़ाई बिन, इस तरह से ध्यान में रखता हूँ। कै यानी कि कार्बन, सी यानी कि सिलिकॉन, जिंदगी यानी कि जीई जर्मेनियम, सनम यानी कि एसएन टीन और पढ़ाई बिन यानी कि पीबी दैट इज लीड। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है कंटेंट्स एलिमेंट दिस कंटेंट्स एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट टू लाइफ एंड कंप्यूटर्स। जैसे कि देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, हमें पता है कि इनका चिप्स के अंदर बहुत यूज़ होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी जो भी पीसीबी होते हैं वो बनाए जाते हैं एक्चुअली सिलिकॉन जर्मेनियम से, तो कंप्यूटर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कार्बन इज़ द बेसिस फॉर एन एंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कार्बन एक्चुअली कार्बन से एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बन चुकी है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। खास करके फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड होती है। फार्मास्यूटिकल जिससे कि हमें दवाइयाँ मिलती है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ इस कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है। पॉलीमर केमिस्ट्री तो पूरी तरह से कार्बन के ऊपर डिपेंड है। अगर कार्बन ना होता तो शायद हमें पहनने के लिए कपड़े ना मिलते, क्योंकि कार्बन के अंदर एक जो प्रॉपर्टी होती है कैटनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत सारे कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ में एक लंबी चेन बना करके जुड़ सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर वो वहाँ पर बना सकते हैं, इसलिए पॉलीमर्स बन सकते हैं या फिर जो क्लोथ्स है वो अच्छी तरह से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स है ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये भी हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए कार्बन फैमिली इसका एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 14वां ग्रुप है जिसके अंदर ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद में है नाइट्रोजन फैमिली। तो ये जो देखिए नाइट्रोजन फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो इसको किस तरह से मैं ध्यान में रखता हूँ? मैं रखता हूँ इसको ध्यान में नापास सबसे बिंदास, है ना। नापास वैसे भी सबसे बिंदास ही होते हैं जो नापास होते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नापास यानी कि न यानी कि नाइट्रोजन, प यानी कि फॉस्फोरस, आस नापास यानी कि एस्टाटाइन और सब यानी कि एंटीमनी दैट इज एसबी और बीआई बिंदास यानी कि बिस्मथ। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली है। तो इस नाइट्रोजन फैमिली के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन मेक्स अप ओवर 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है ना, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन ही एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर बोथ इम्पॉर्टेंट इन लिविंग थिंग्स। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक्चुअली जो भी साइकिल चलती है अर्थ के ऊपर उसके अंदर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नाइट्रोजन इज़ नॉट अवेलेबल टू लिविंग थिंग्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नाइट्रोजन इज़ नॉट अवेलेबल टू लिविंग थिंग्स। ज़्यादा अभी नाइट्रोजन जो है सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, इसलिए वो लिविंग थिंग के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो ये यहाँ पर और द रेड स्टफ ऑन द टिप ऑफ मैचेस इज़ फॉस्फोरस। हमें पता है कि जो मैच बॉक्स होती है हमारे घर के अंदर, तो वो जो रेड कलर का जो टिप होता है किसी भी मैच बॉक्स का यानी कि मैचेस का, तो वो एक्चुअली रेड फॉस्फोरस से बना हुआ होता है, फॉस्फोरस से बना होता है, जिसके भी जिसको अगर किसी चीज़ का घर्षण हो तो वहाँ पर वो फायर क्रिएट करता है। ओके, तो ये है नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद में है ऑक्सीजन फैमिली। तो ये ऑक्सीजन फैमिली इसको चाल्कोजिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, चाल्कोजिन्स या ऑक्सीजन फैमिली। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन से शुरू होती है इसलिए ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन। उसके बाद में सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद ये सी यानी कि सेलेनियम, टी यानी कि टेल्यूरियम, पीओ यानी कि पोलोनियम। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसको मैं ध्यान में रखता हूँ। ओसामा को सद्दाम से तेल पहुँचा। ओ यानी कि ओसामा को सद्दाम यानी कि सल्फर से, सेलेनियम से तेल यानी कि टी, पहुँचा यानी कि पीओ। ओके, तो ये इसमें एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, हमें पता है अगर हम ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। देन आफ्टर दैट मेनी थिंग्स दैट स्ट्रिंग कंटेन सल्फर। सल्फर बहुत सारी चीज़ों में होता है जैसे कि रॉटन एग्स, गार्लिक, इसके अंदर सल्फर होता है। ठीक है, उसकी स्मेल से हमें वो पता चलता है। उसके बाद में है हेलोजन्स। तो हेलोजन में कौन से एलिमेंट्स है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटाइन है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन हैलोजन फैमिली में ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स है सारे के सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल एलिमेंट्स है और ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट इन द नेचर। ये हमेशा इनके कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ठीक है। और इनका यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट्स या फिर जो हमारे दांत होते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए, जैसे कि फ्लोराइड का यूज़ होता है, हमें पता है फ्लोरीन का दांतों के स्ट्रेंथनिंग के लिए या फिर मजबूती के लिए, दांतों के स्ट्रेंथनिंग के लिए या मजबूती के लिए दांतों के एक्चुअली फ्लोरीन का यूज़ होता है। उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर क्लोरीनेशन करवा सकते हैं। क्लोरीनेशन से वहाँ पर के जो जर्म्स है उस वाटर के अंदर के वो मारे जा सकते हैं, यानी कि डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हैलोजेंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है, ये आसानी से ध्यान में रह सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई हिंट तो मैं ध्यान में नहीं रखता हूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। उसके बाद में नोबल गैसेस, जो कि सबसे यानी कि राइट हैंड के सबसे लास्ट कॉर्नर में जो ग्रुप्स में है उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो इसके अंदर जो नोबल गैसेस है वो कौन से है? हेलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो ये सारे के सारे नोबल गैसेस है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो इसके लिए आप कोई हिंट बना सकते हो, जैसे कि हिंट यहाँ पर बन सकती है हीना, लीना और करीना जेरोक्स कॉपी है एक दूसरे के, ऐसा आगे जा कर के मान सकते हो। तो हमें बस याद में रखना है किसी भी तरह से इन एलिमेंट्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन एलिमेंट्स को याद में रखना। आसानी से सारा का सारा जो पीरियोडिक टेबल है तुरंत याद हो जाता है। तो ये बहुत ही अनरिएक्टिव है। क्यों अनरिएक्टिव है? क्योंकि इनका जो लास्ट शेल होता है वो फुलफिल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ चुके होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते। दूसरे जो भी सराउंडिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में तुरंत वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस इस तरह भी कहा जाता है, ठीक है। नियॉन लाइट हमें पता है कि जो लाइटनिंग पर्पस के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसमें नियॉन का यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस है इन नोबल गैसेस के। वो यूजेस भी एक्चुअली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में या इंडस्ट्री के अंदर या फिर कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नोबल गैसेस है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको आसान लगा होगा। तो अगर आसान लगा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वहाँ पर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ओके, सो हियर विल स्टॉप।